हेलो दोस्तों, और करें तैयारी में स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए टेस्ट सीरीज। इस क्रम में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का टेस्ट नंबर 5 देख रहे हैं। दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज एमपीपीएससी के न्यू सिलेबस पर बेस्ड है और एमपीपीएससी के न्यू सिलेबस की यूनिट 5 सेक्शन को कवर करेगा। यूनिट 5 मीन्स इंडियन पॉलिटी एंड पॉलिटी ऑफ एमपी के क्वेश्चन को कवर करेगा। दोस्तों, इस टेस्ट में हम 100 क्वेश्चन को देखेंगे और यह न केवल 100 क्वेश्चन होंगे बल्कि इंडियन पॉलिटी और पॉलिटी ऑफ एमपी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे और जो क्वेश्चन में आ रहे हैं उनका सारा हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। यह टेस्ट आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, साथ में अदर टॉपिक, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट का भी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, जिससे आप उसको मेमोराइज करने में आपको हेल्प करेगा। दोस्तों, यह टेस्ट आप तो लाइक और सब्सक्राइब करिए ही, साथ में ही अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए टेस्ट बना सकूं। तो स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों, यह टेस्ट हम बाइलिंगुअल में ला रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से अपने सजेशन को दे सकते हैं, जिससे मैं फर्दर इंप्रूवमेंट करूं, जिससे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हु सेड दिस इन रिप्लाई टू द क्वेश्चन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन क्रिएटेड आफ्टर सकिंग आउट थ्रू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हिंदी में देखते हैं। संविधान सभा में प्रश्न के प्रति उत्तर में यह किसने कहा, क्या कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। तो दोस्तों, ये किसका स्टेटमेंट है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है: पंडित जवाहरलाल नेहरू, कृष्ण स्वामी अय्यर, केटी साय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों के छानने के बाद किया गया है। तो यह सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? इसमें ऑप्शन में से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा एस.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। ये क्या थे? भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष। आप इनको भी देखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? जो ये प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। ये क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको ध्यान रखना है। और 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे, उसमें से एक कौन थे? एक एस.सी. मुखर्जी थे, और दूसरे वी.टी. कृष्णमाचारी थे। तो प्रश्न में हमने देखा कि भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो एस.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी थे। और प्रेसिडेंट कौन थे? तो पहले स्थायी अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एस.सी. मुखर्जी एम वी.टी. कृष्णमाचारी। Question number 3, who among the following were included in the Council of Ministers of the interim government but were not included in the Council of Ministers formed after independence? Means इसमें पूछ कि interim government में तो मिनिस्टर थे, but after the formation of Council of Ministers after independence मिनिस्टर में, Council of Ministers में included नहीं किए गए। हिंदी में देखते हैं। अंतरिम सरकार के मंत्रिपरिषद में शामिल थे, परंतु स्वतंत्रता के बाद जो गठित हुआ मंत्रिपरिषद उसमें शामिल नहीं थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप बताइए। ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी कौन थे? जो इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, कब? बिफोर इंडिपेंडेंस। उसमें क्या थे? शिल्प एवं कला मंत्री थे। क्या थे? शिल्प एवं कला मंत्री थे। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फॉर्मेशन हुआ उसमें इंक्लूडेड नहीं थे, उसमें शामिल नहीं थे। कौन? सी राजगोपालाचारी, ये शामिल नहीं थे। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4, which statement is false regarding the state reorganization commission? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप ऑप्शन देख लीजिए, हम एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा जा रहा है, तो देखना है आपको। इस आयोग का गठन दिसंबर 1954 में किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सन 1955 में प्रस्तुत की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकृति प्रदान की। इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली तथा अन्य 2 सदस्य पणिक्कर एवं हृदयनाथ कुंजरू थे। तो पहला ऑप्शन क्या था? इस आयोग का गठन दिसंबर 1954 में हुआ। दोस्तों, यह गलत है। 1954 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1953 में हुआ था। फॉर्मेशन कब हुआ था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1953।
1953 में इसका गठन हुआ था, ध्यान रखना है आपको। और रिपोर्ट कब इन्होंने दिया था? रिपोर्ट 1955 में दिया था। रिपोर्ट बिल्कुल सही है। गठन कब हुआ? 1953 में हुआ और अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1955 में। और स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। और अन्य दो सदस्य कौन थे? के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। और उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकृति प्रदान की। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया था? गलत पूछा गया था, तो 1954 ना होकर 1953 है। तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्रीडम प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 19? आर्टिकल 19 की फ्रीडम को हमको करेक्ट सीक्वेंस में करना है। तो ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 में प्रदान की गई स्वतंत्रता का सही क्रम क्या हो गया? तो ठीक है, आप बताइए सही क्रम क्या होगा इसका। पहले हमको क्या है? वाक इन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मींस स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन। स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन पहला क्या है? स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा क्या है? सम्मेलन। दूसरा क्या है? असेंबल पीसफुली, आपको कहीं भी पीसफुली सम्मेलन करने के लिए असेंबल पीसफुली है, सेकंड है। थर्ड क्या है? फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। तीसरा क्या है? संघ बनाने की शक्ति। हम क्या कर सकते हैं? एसोसिएशन और यूनियन को फॉर्म कर सकते हैं। फोर्थ नंबर क्या है? मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, संचरण करने। आप मुक्त रूप से देश के जो टेरिटरी है उसके फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये जो फोर्थ नंबर की आपकी फ्रीडम है आर्टिकल 19 में, तो क्या है? मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी, तो संचरण करने की है। और फिफ्थ नंबर क्या है? टू निवास करना और निवास करना, टू रिसाइड और सेटल, टू रिसाइड करने के लिए रिसाइड या सेटल, ये कौन सी नंबर की है? फिफ्थ नंबर की है। और सिक्स नंबर का कौन से है? हमको प्रैक्टिस प्रोफेशन। हम अपने कोई भी वृत्ति मीन्स हम क्या कर सकते हैं? कोई भी जो प्रोफेशन होगा, प्रोफेशन जो कोई भी प्रोफेशन होगा उसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस प्रोफेशन वृत्ति की स्वतंत्रता, ये कौन सी नंबर की है? 6 स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 19 में हमको 6 स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। उनमें से पहले नंबर पे क्या है? एक बार फिर से हम देख लेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच है। दूसरे नंबर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पहले नंबर की। दूसरे नंबर में असेंबल पीसफुली है। तीसरे नंबर में टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन है। फोर्थ नंबर में मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी है। ये कौन सा नंबर का है हमारा? ये हमारा फोर्थ नंबर का है। फिफ्थ नंबर का टू रिसाइड आर सेटल। और सिक्स नंबर का है टू प्रैक्टिस प्रोफेशन। ये हमारा एक क्रम सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ये आपके मेंस के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि मेंस में भी ये पूछा गया है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति, उसके बाद हम सम्मेलन करने की, तीसरे नंबर पे संघ बनाने की, चौथे नंबर पे संचरण करने की, पांचवें नंबर पे निवेश करने की और छठे नंबर पे वृत्ति की स्वतंत्रता है, वृत्ति करने की। तो इस तरह से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, When was स्वर्ण सिंह कमेटी फॉर्म रिकमेंडेड फंडामेंटल ड्यूटीज? हिंदी में देख लेते हैं। मूल कर्तव्यों की सिफारिश से स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब किया गया था? तो पहली चीज, स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था स्वर्ण सिंह समिति का गठन। और स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस लिए किया गया है? तो इसकी जो मूल कर्तव्य है उसकी अनुशंसा के लिए अनुशंसा या उसकी मूल कर्तव्यों की सिफारिश हेतु स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। और इस समिति ने, ये भी ध्यान रखना, इस समिति ने कितने जो मूल कर्तव्य है उसकी सिफारिश की थी? तो 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी किसने? स्वर्ण सिंह समिति ने। पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम मूल कर्तव्य हमारे लागू कब हुए? तो ये लागू हुए 42nd अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लागू हुए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा लागू हुए। ठीक है। और ये संविधान के कहा जोड़े गए हैं? तो भाग पार्ट 4A, भाग 4 का में जोड़े गए। चार का में कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 51A में ये जोड़े गए हैं। और कितने टोटल जोड़े गए हैं मूल कर्तव्य? तो मूल कर्तव्य 10 जोड़े गए थे। अगर बात की जाए कि वर्तमान में कर्तव्य कितने हैं, तो वर्तमान में टोटल 11 कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। तो हमने देखा 10 तो हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। और 11वां कब आया? तो 11वां 11th जो ड्यूटी है वो कब आई? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा आया। कौन से नंबर का? हमारा 11वां। और 11वां क्या है? ये हमारे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के स्कूल भेजने का हमारा कर्तव्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको। तो हमने देखा
प्रश्न में क्या था, मूल कर्तव्यों की सिफारिश हेतु स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में हुआ था। स्वर्ण सिंह समिति का गठन किसने हुआ, मूल कर्तव्यों की सिफारिश के लिए हुआ। ठीक है, इन्होंने कितने सिफारिश की, कितने मूल कर्तव्यों की, तो 8 कर्तव्यों की हुई। और कर्तव्य जो है मूल संविधान में तो था नहीं, तो कब जोड़ा गया, मूल संविधान का पार्ट कब बना, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। अब कहां जोड़ा गया, तो भाग 4 का में जोड़ा गया। और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो 51 का में जोड़ा गया, या 4A पार्ट 4A इन आर्टिकल 51A में ऐड हुआ ये। ठीक है, और टोटल कितने ऐड हुए, तो 10। मूल जो हमारा जब 42वें संविधान संशोधन से 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया, और वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 11 है। और 11वां 10 थे, तो 11वां कब आया, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजन अकॉर्डिंग टू द देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे जुडिशियल डिसीजन दिए हैं, उनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्या होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फर्स्ट टू लास्ट में अरेंज करना है। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या आया, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब मामला, ये कब आया था, 1967 में आया था। कब आया था, 1967 में आया था। दूसरा कौन सा था, मिनर्वा मिल्स मामला, कब आया, 1980 में आया। और तीसरा एस आर बोमई मामला कब आया, एस आर बोमई आया 1994 में आया। और चौथा नागराजन वर्सेस भारत संघ मामला 2006 में आया, 2006 में आया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1 2 4 3, ये तो सही जवाब हो जाएगा। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब मामला 1967, मिनर्वा मिल्स मामला 1980, नागराजन वर्सेस भारत संघ मामला 2006, एस आर बोमई 1994। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फर्स्ट टू लास्ट अरेंज करते हैं, पहले से बाद के क्रम में, तो 1 2 4 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम ये भी देख लेते हैं कि जो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब मामला था, उसमें क्या कहा गया था, उसमें क्या कहा गया था, पार्लियामेंट जो थी वो हमारे फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती। तो इसका डिसीजन क्या आया था गोलकनाथ मामले में, इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट मीन संसद जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, ये डिसीजन था गोलकनाथ में। नेक्स्ट, उसी के बाद कौन सा डिसीजन आया था, ये 1967 में गोलकनाथ बाद था। और एक महत्वपूर्ण जो जुडिशियल डिसीजन था, न्यायिक निर्णय था 1973 का, कौन सा था, आप लोगों को पता होगा, केशवानंद भारती वाद, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस कब आया था, 1973 में आया था। इसमें महत्वपूर्ण डिसीजन क्या था, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था, जो हमारा मूलभूत ढांचा का सिद्धांत आया था केशवानंद भारतीवाद में। और इसी को मजबूत किया गया है फर्दर किसमें, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में, बेसिक स्ट्रक्चर को ही और मजबूत किया गया। और क्या कहा गया, इसको स्ट्रेंथन करते हुए बेसिक स्ट्रक्चर को कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम है, मींस रूल ऑफ लॉ को सबसे पहले किसमें बताया गया, बेसिक स्ट्रक्चर मिनर्वा मिल्स में क्या कहा गया, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये मिनर्वा मिल्स मामला में कहा गया, कब, 1980 में। इसके बाद एस आर बोमई हुआ। एस आर बोमई किसका, किससे रिलेटेड था, तो मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356 शासन जो था, मिस यूज ऑफ, ये किसके लिए था, मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356 के मिस यूज पे था। और नागराजन को भी जान लेते हैं, नागराजन मामला कब हुआ था, 2006 में हुआ था। और इसमें क्या आया था, इसका महत्वपूर्ण जुडिशियल डिसीजन क्या था, क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट था, ये किसमें आया था, यस नागराजन वर्सेस भारत संघ मामला में आया था। तो हमने इसमें देखा, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों को यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिया। गोलकनाथ वाद वर्सेस पंजाब मामला कब आया था, 1967 में आया था। और इसमें डिसीजन क्या था कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती है। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण डिसीजन आया था 1973 में, कौन सा, केशवानंद भारतीवाद, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मूल ढांचा का सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। और इसी को और फर्दर मजबूत करने के लिए मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम है, और रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया। रूल ऑफ लॉ किसका पार्ट होगा, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या था कि चीजें बेसिक स्ट्रक्चर कही जाएंगी, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगी, उसको पार्लियामेंट क्या अमेंड नहीं कर सकती है। तो रूल ऑफ लॉ क्या कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर है। थर्ड, एस आर बोमई बात किससे है, 1994 में है, और इसने मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356 के मिस यूज पर गाइडलाइन दिया था। और फोर्थ नंबर पे नागराजन वर्सेस भारत संघ मामला, जो कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया था, ध्यान रखिएगा आपको। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 4 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी मेंबर्स वाज द सरकारिया कमीशन फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन। सबसे पहले यहीं पे देखना है, क्वेश्चन क्या है, सरकारिया कमीशन,
सरकारिया आयोग। अब सरकारिया आयोग किसके लिए बना था, तो ये ध्यान रखना आपको, केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड है। अगर प्रश्न में पूछता डायरेक्टली, अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि सरकारी आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र राज्य संबंध में है। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ का प्रश्न है कि इसमें कितने सदस्य थे। तो सरकारिया जो आयोग था उसका सबसे पहले हम देख लेते हैं गठन कब हुआ। तो इसका गठन कब हुआ था, 1983 में हुआ था। 1983 में केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु सरकारी आयोग का गठन किया गया था। इसमें क्या थे, कितने अध्यक्ष और सदस्य पूछा गया, एक अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कितने थे, एक अध्यक्ष थे और दो सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष जस्टिस रणजीत सिंह सरकारिया थे। अध्यक्ष का क्या नाम था, जस्टिस रणजीत सिंह सरकारिया, ये कौन थे, अध्यक्ष थे इसके। और दो सदस्य कौन थे, एक शिवरमन थे, एक एम आर सेन थे। एक अध्यक्ष और दो सदस्य सरकारिया आयोग के थे। सरकारिया आयोग का संबंध किससे, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु है। इसी के उस पे क्या है, ये संविधान में कहां पे है, इसी के रिकमेंडेशन पे इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया। कब, कहां पे, अंडर आर्टिकल 263, अंडर आर्टिकल 263, 263 का संबंध किससे है, आर्टिकल 263 डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, किससे है, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद 263, ये किसके लिए, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। और सरकारी आयोग का भी संबंध केंद्र राज्य में सुधार लाने से है। इसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रेफरेंस इज। हमको देखना है क्या, निम्न सूचियों को कानूनी वरीयताओं के अनुसार सही क्रम में लिखिए। तो इसके कानूनी वरीयताओं के अनुसार इसका सही क्रम क्या होगा, सबसे पहले संघ सूची, उसके बाद संवर्ती सूची, देन राज्य सूची। ये तो भाग हुआ। अब ये जो सूचियां हैं, जो संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची, ये संविधान में वर्णित है। हाँ, कहाँ वर्णित है, भाग 7 में वर्णित है। भाग 7 में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें कुल 3 सूचियां हैं, जिसका वरीयता पहले है संघ सूची, उसके बाद है संवर्ती सूची, देन राज्य सूची। संघ सूची में कार्य करने का अधिकार किसको है, केंद्र को है, सेंटर में है। संवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों का होता है, सेंटर और स्टेट दोनों इससे रिलेटेड लॉ को फ्रेम कर सकते हैं। और राज्य सूची किसका है, सब्जेक्ट ऑफ स्टेट है, जिसमें स्टेट इसके लिस्टेड सब्जेक्ट पे क्या बनती है, लॉ करती है या कोई भी रूल बनाती है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले संघ सूची, देन संवर्ती सूची, देन राज्य सूची। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हुज स्टेटमेंट इज दिस, स्टेटमेंट क्या है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज द म्यूजिक ऑफ एन इंग्लिश बैंड इंस्टीड ऑफ वीणा और सितार। किसने कहा है, ऑप्शन गिवन है, हम हिंदी में भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट है, यह संविधान वीणा या सितार की जगह अंग्रेजी बैंड का संगीत है। ये किसने कहा, कि ये किसके बारे में स्टेटमेंट है, तो संविधान के बारे में स्टेटमेंट है। और इसमें किसने दिया है, तो के हनुमंतैया ने स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने भारतीय संविधान पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह संविधान वीणा या सितार की जगह अंग्रेजी बैंड का सिद्धांत था। और इन्होंने ये भी कहा कि यह संविधान गांधीवाद से भी दूर है। तो ये के हनुमंतैया का कथन है। अनुसार सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, के हनुमंतैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, which article of the Indian Constitution mention the ban on human trafficking and forced labor? ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर किस आर्टिकल में बैन है। हिंदी में देखते हैं, किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो मानव बलात्कार एवं दुर्व्यापार किसमें है, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 से संबंधित है। अनुच्छेद 23 और 24 दो अधिकार किसमें है, किस हेड में आते हैं, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें कौन से हैं, आर्टिकल 23 और 24। तो 23 में हमें दुर्व्यापार एवं बलात्कार, फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में किसके बारे में बैन किया गया है, अनुच्छेद 23 में, किसमें, मानव दुर्व्यापार और बलात्कार में। और 24 में क्या है, इसमें है 24 में भी प्रोहिबिशन है, किसमें, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज 14। जो टॉक्सिकेंट इंडस्ट्रीज हैं, जो हानिकारक जो इंडस्ट्रीज है, उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को एज ए एम्प्लॉयमेंट को बैन कर रखा है। ये दो अधिकार किसमें, किस हेड में आते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं, आर्टिकल 23 और 24। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर, तो आर्टिकल 23 में ये बैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज रिलेटेड टू। पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ का केस का संबंध किससे है, ये निजता के अधिकार से है। इसका क्या है, फ्रॉम द राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार से संबंधित है। और ये केस हुआ कब था, ये भी देख लीजिए, पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस 2017 में
हुआ था। और इसमें क्या किया गया था कि इस निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार दिया गया, फंडामेंटल राइट दिया गया। अंडर आर्टिकल, किस आर्टिकल में? अंडर आर्टिकल 21 में निजता के अधिकार को, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे हमको आर्टिकल्स गिवन है और उसको हमको मैच करना, उसका रिलेशन बताना है। ठीक है, तो आर्टिकल 39 ए क्या बात करता है? आर्टिकल 39 ए फ्री लीगल एड, 39 ए में क्या है? फ्री लीगल एड की बात होती है, ध्यान रखना है। 48 ए, नेक्स्ट 48 में क्या होता है? ये किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट है। तो 48 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इन वाइल्ड एनिमल। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इन वाइल्ड एनिमल किस में है? आर्टिकल 48 में है। अब आर्टिकल 38 में क्या है? आर्टिकल 38 में इंड ऑफ इनइक्वालिटी है, इंड ऑफ इनइक्वालिटी 38 में है। और 51 में क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अकॉर्डिंग टू दिस मैचिंग करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। हिंदी में भी एक बार देखते हैं और रिवाइज भी हो जाएगा। अनुच्छेद 39 ए 39 ए का संबंध किससे है? निशुल्क विधिक सहायता से है। 48 ए में क्या है? पर्यावरण एवं वन जीवों का संरक्षण। और 38 में क्या है? इनइक्वालिटी है, असमानता की समाप्ति है। और 51 में क्या है? इंटरनेशनल पीस, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। और इसके अनुसार सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, 39 ए फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता। 48 ए प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण। 38 इनइक्वालिटी, असमानता की समाप्ति। और 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कैसा प्रोसेस है? आप ऑप्शन में देखिए, हिंदी में भी हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित महाभियोग की जो प्रक्रिया है इम्पीचमेंट की, वो कैसी है? तो इसके अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? एक अर्ध न्यायिक है। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं इम्पीचमेंट महाभियोग अंडर आर्टिकल किस आर्टिकल में आता है? तो अंडर आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। और ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक, न्यायिक प्रक्रिया कैसे कहते हैं? जिसे हम न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं जिसमें जुडिशियल, हम किसी को एक्सपेल कर रहे हैं जुडिशियली, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव कर रही है ना, इसलिए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। देखिए, पूर्णतः न्यायिक क्यों नहीं है? पूर्णतः इम्पीचमेंट अगर हम जुडिशियल प्रोसीजर के थ्रू हो तो ये पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया कहलाएगी। पर इम्पीचमेंट का प्रोसेस जुडिशियल नहीं है, किसके द्वारा होता है? एग्जीक्यूटिव के द्वारा होता है, कार्यपालिका के द्वारा होता है, इसीलिए इसको पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया हम नहीं कहते हैं। तो इसलिए पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, संवैधानिक प्रक्रिया है। हाँ, संवैधानिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि इसके प्रोसेस को आर्टिकल किसमें? 61 में वर्णित है। तो अगर आर्टिकल संविधान में वर्णित है तो संवैधानिक प्रक्रिया हो जाएगी। अर्ध न्यायिक क्यों है? क्योंकि ये जुडिशियल वर्क है, किसी को एक्सपेल करना पद से, ये क्या है? जुडिशियल है ना प्रोसीजर, बट जुडिशियरी के द्वारा नहीं हो रहा है। हो किसके द्वारा हो रहा है? एग्जीक्यूटिव के द्वारा हो रहा है, कार्यपालिका के द्वारा हो रहा है, इसलिए ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी, मींस ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। Question number 15. According to the Indian Constitution, the President of India does not exercise which type of veto? जो इंडियन प्रेसिडेंट को किस वीटो की शक्ति नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार, हमको अब भारतीय संविधान के अनुसार देखना है कि किस प्रकार का वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो, सबसे पहली चीज तो हम ये देख लें कि वीटो भारतीय राष्ट्रपति में इसका उल्लेख कहाँ है? तो जो वीटो का है उसका उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति है। 3 प्रकार की वीटो शक्ति है। और 3 प्रकार में क्या है? एक तो एक अत्यधिक वीटो, दूसरा कौन सा है? पॉकेट वीटो, और तीसरा कौन सा है? निलंबनकारी वीटो। ये 3 वीटो नहीं है। और 3 वीटो है और कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा विशेषित वीटो। विशेषित वीटो नहीं। इंग्लिश में भी आप देख लीजिए कि अंडर आर्टिकल वीटो का पावर कहां पे दिया हुआ है? तो वीटो है आर्टिकल 111 में है। कौन कौन सा है? इसमें 3 वीटो इंडियन प्रेसिडेंट को मिला हुआ है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसेड वीटो और पॉकेट वीटो। और कौन सा नहीं है? स्पेशल वीटो नहीं है। तो यही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मेंशन। ये कहां पे मेंशन है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, इसका उल्लेख कहां पे मिलता है? तो इसका उल्लेख हमको कहां मिलता है? मौलिक कर्तव्य में मिलता है। मौलिक कर्तव्य हमने देखा था स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा से, कहां पे? आर्टिकल 51 ए में। और पार्ट कौन सा था? 4 ए पार्ट में था। कितने थे स्टार्टिंग में? किससे आया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। और टोटल कितने आया था? 10 आया था। और वर्तमान में कितने हैं? 11 है। 11th है। 11 में कौन सा 11th नंबर का है? तो ये
11 नंबर का क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजना, ये क्या है 11 नंबर है। और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, ये तीसरे नंबर का हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो ध्यान रखना है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख मौलिक कर्तव्यों में मिलता है, ध्यान रखना है हमको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट हैव पावर टू समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत यह शक्ति है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के साथ शक्ति है कि संसद के सत्र को आहूत कर देना, सत्रावसान कर देना और भंग कर सकता है। ये किसके तहत है, तो आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 में मेंशन है। संविधान के आर्टिकल 85 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वह संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 में वर्णित है। Next, question number 18. Who among the following was elected as a prime minister while being a member of राज्यसभा? राज्यसभा का मेंबर रहते हुए किसने बने हैं, तो हम देखते हैं इंदिरा गांधी भी बनी है, इंदिरा गांधी भी बनी है, मनमोहन सिंह तो कभी भी लोकसभा के सदस्य रहे नहीं, हमेशा राज्यसभा ही रहे हैं, और एच डी देवगौड़ा भी हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन कौन से ऐसे, यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, तो इसमें सभी हो जाएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और एच डी देवगौड़ा बीइंग अपर हाउस मेंबर, राज्यसभा के मेंबर होते हुए भी वो क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग। इसमें कंसीडर द फॉलोइंग और हमको करना क्या है, तो हमको करना है यहाँ पे है Who among the following were elected unopposed for the post of vice president? वाइस प्रेसिडेंट के लिए अनअपोज्ड इलेक्शन किसका हुआ था, मींस अगर हम यहाँ पे देखें कि उपराष्ट्रपति के लिए निर्विरोध कौन चुने गए थे, तो ऑप्शन में कौन कौन से हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हाँ ये चुने गए थे, ये अनअपोज्ड चुने गए थे। और दूसरे और कौन से हैं, शंकर दयाल शर्मा, ये भी अनअपोज्ड थे। यम तीन हुए हैं अब तक तीन हुए हैं, एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे शंकर दयाल शर्मा और तीसरे कौन थे, एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला, ये तीन हुए हैं। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा 1 एंड 2, जिसमें होगा वही जवाब हुए, तो ऑप्शन ए 1 एंड 2 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए अनअपोज्ड कौन हुए थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हुए हैं और एम हिदायतुल्ला। तीन ऐसे लोग हुए हैं अप टू 2024 तक कि जो निर्विरोध उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर ऑफ द यूनियन कैबिनेट। हिंदी में देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों में संबंधित समिति के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसमें राजनीतिक मामलों से संबंधित जो समिति होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में भी प्रधानमंत्री ही इस समिति के अध्यक्ष हैं। जो पॉलिटिकल अफेयर होता है उस कमेटी के हेड कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The amended anti-defection law provide the protection how many members if they secede from the party? संशोधित दल बदल संबंधी कानून में कितने सदस्यों किसी दल से अलग होने पर संरक्षण प्रदान करता है, मींस दल बदल कानून के अंतर्गत कितने से ज्यादा सदस्य अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो दल बदल के अंदर वो क्या होंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो इसका है 2/3 सदस्य, अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य यदि नया दल बनाते हैं तो ये कानून उन्हें संरक्षण प्रदान करता है, ध्यान रखना 2/3 जाते हैं। अब दल बदल संबंधित कानून कहाँ पे है, तो ये 10th शेड्यूल में है, ध्यान रखना 10th शेड्यूल में है। ये कब आया था, 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है। तो ये कब लाया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कब 1985 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दल बदल संबंधी कानून लाया था। इस कानून में 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, यह प्रावधान किया गया था कि किसी दल से 2/3 सदस्य यदि नया दल जाते हैं तो उन्हें संरक्षण प्रदान करेगा। और ये दल बदल संबंधित कानून किस पे लगता है, सपोज अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और वो वॉलेंटरी रिजाइन करता है पॉलिटिकल पार्टी, तो उसकी सदस्यता दल बदल के अंतर्गत आ जाएगी और वो क्या हो जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। और या तो एक तो ये हो गया कि वॉलंटरी रिजाइन कर रहा है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि अगर सपोज अगर कोई भी पार्टी का मेंबर है, उस पार्टी ने पार्टिकुलर टास्क के लिए विप जारी किया है और वो विप का उल्लंघन करते हुए, सपोज उसने वोटिंग के लिए विप इशू हुआ है कि सभी को प्रेजेंट रहना है और वो प्रेजेंट रह के वो जो विप के अकॉर्डिंग विप को अपोज करके दूसरे पार्टी को वोट करता है या कि दूसरे पार्टी के में सहमति देता है,
तो वो भी दल बदल कानून के अंतर्गत आता है। एक तो ये हो गया। दो हमने बताया। तीसरा क्या है कि अगर इंडिपेंडेंट मेंबर है, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है और वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, भी किसमें दल बदल कानून के अंतर्गत आता है। साथ में अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और क्या करता है, तो वो 6 मंथ के भीतर ही किसमें कोई न्यू पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है नॉमिनेटेड, तो भी दल बदल कानून के अंतर्गत अयोग्य साबित होगा। तो इस तरह से दल बदल कानून लागू होता है, पर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अगर नया दल बनाते हैं तो दल बदल कानून में उनको क्या है, संरक्षण प्रदान किया गया है। इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 हाउ मेनी सीट्स इन द लोकसभा करंटली। अगर करंटली पूछ रहा है तो करंटली 543 है। कब तक? 104वें संविधान संशोधन के बाद ये क्या हो गई है, 543 हो गई। इसके पहले कितनी थी, 545 थी। अब 104वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या था, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हम क्या होते, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य क्या होते, नॉमिनेट किए जाते थे, उनका प्रावधान खत्म कर दिया गया है। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एंग्लो इंडियन का जो प्रोविजन था उसको खत्म कर दिया गया है। तो अब 545 से घट के 543 हो गए हैं, इसको ध्यान रखना है। और 104वां जब संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ रहे हैं तो इसमें ये भी ध्यान रखना होगा, एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एससी और एसटी का जो वर्ग के आरक्षण को क्या 10 साल और बढ़ा दिया गया है, 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये किसमें किया गया, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम में। और दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था, एंग्लो इंडियन के सदस्य की जो मान्यता थी उसको खत्म कर दिया गया है। तो टोटल 545 से अब वर्तमान में 543 रह गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इफ समवन गेट्स इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इन असेंबली while being an MP, then within how many days will he have to take a decision to hold any one post? मीन्स यदि कोई सांसद रहते हुए किसी विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो उसे कितने दिनों के अंदर किसी एक पद पर रहने का निर्णय लेना होगा, तो उसको 14 दिन के अंदर निर्णय लेना होगा। अगर वह विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होता है और क्या रहता है, सांसद रहता है, तो उसको 14 दिन के अंदर किसी पद में रहने का निर्णय लेना होगा। अन्यथा सांसद एज ए सांसद ये क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। अब वो क्या समाप्त हो जाएगा, अगर वो खुद विद इन 14 डेज डिसीजन नहीं लेता है तो सांसद की जो उसकी पोस्ट है वो समाप्त हो जाएगी। नंबर 24 इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मेंशन दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब यहाँ पे आर्टिकल पूछ रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस आर्टिकल में क्या होता है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति। तो आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद होगा वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, जो मंत्रिपरिषद होगा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इसका मतलब क्या होता है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व का मींस अगर किसी एक मंत्री का कार्य संपूर्ण मंत्रिमंडल का काम माना जाएगा, इसलिए से कोई एक मंत्री अगर कुछ करता है उसका रिस्पॉन्सिबल पूरा मंत्रिपरिषद होगी, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे टुवर्ड्स लोकसभा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, इस कहां पे मेंशन है, आर्टिकल 75 में मेंशन है। नंबर 26 हाउ मेनी टाइम्स हैज जॉइंट मीटिंग बीन कॉल्ड सो फार। अब तक कितनी बार क्या हो चुकी है, संयुक्त बैठक आहूत हो चुकी है, ज्वाइंट सिटिंग कितनी बार अब तक हो चुकी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जब ज्वाइंट सिटिंग की बात आ रही है संयुक्त बैठक की, तो ये कहां पे मेंशन है, तो ये आर्टिकल 108 108 में ज्वाइंट सिटिंग मेंशन है। प्रावधान कहां पे है, अनुच्छेद 108 में है। अब तक कितनी बार हुई है, तो अब तक 3 बार हुई है। सही जवाब क्या हो जाएगा, अब तक 3 बार हुई है। नंबर 27 विच पार्लियामेंट्री कमेटी इज कॉल्ड मिनी लोकसभा। संसदीय समिति को लघु लोकसभा, मिनी लोकसभा किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, लोक लेखा समिति को। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसको क्या कहते हैं, मिनी लोकसभा कहते हैं, लघु लोकसभा कहते हैं। और इसमें कितने सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति होती है, इसमें 22 सदस्य होते हैं और दोनों सदनों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें 15 सदस्य किससे होते हैं, 15 जो मेंबर होंगे वो किससे होंगे, लोकसभा से होंगे, और 7 मेंबर किससे होंगे, राज्यसभा से होंगे। दोनों सदनों से मिलकर बना होता है। और सामान्यतः लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कौन होता है, ये विपक्ष दल का सदस्य होता है। ये अब किसका होता है, अपोजिशन पार्टी का होता है। विपक्ष दल, अपोजिशन पार्टी किसका होता है, विपक्ष दल का आदमी होता है, विपक्ष दल का सदस्य होता है कौन, लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति को क्या कहा गया है प्रश्न में, तो लघु लोकसभा कहा गया है। ठीक है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। और जो सामान्यतः लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किससे होता है, विपक्षी दल का नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 28 विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में हमको देखना है। द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेंशन इन द आर्टिकल 54, बिल्कुल सही, आर्टिकल 54 में इलेक्शन मेंशन है। ऑल एमपी पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यहीं पे गलत हो जाएगा, ऑल एमपी नहीं, ऑल इलेक्टेड एमपी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, में केवल इलेक्टेड होंगे,
इलेक्टोरल मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल जो इलेक्टोरल मेंबर होते हैं स्टेट असेंबली के वो पार्टिसिपेट करते हैं। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड, क्या होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर वोट, ये मेथड होता है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंदी में देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में असत्य कथन को ढूंढना है। राष्ट्रपति निर्वाचन का उल्लेख आर्टिकल 54 में, ध्यान रखना। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस में है, आर्टिकल 54 में है। निर्वाचन में राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होगा उसमें सभी सांसद भाग लेंगे, नहीं, नॉमिनेटेड जो होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य, मतलब कौन भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि सभी सदस्य। सभी सदस्य में नॉमिनेटेड भी आ जाएंगे ना, तो नॉमिनेटेड जो होते हैं वो भाग नहीं लेते, केवल इलेक्टेड जो होते हैं वो भाग लेते हैं। और सी क्या है कि इसमें जो निर्वाचित, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं, बिल्कुल भाग लेते हैं। और इसका मेथड क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, बी, सभी सांसद नहीं, सभी निर्वाचित सांसद भाग लेते। क्वेश्चन नंबर 29, विच वर्क इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर में इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रखना। तो टू समन मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, टू अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल, टू नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा, इम्पोज प्रेसिडेंट रूल, इसमें से क्या पूछ रहा है कि कौन सा किसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेजिस्लेटिव पावर में। तो लेजिस्लेटिव पावर में कौन सा नहीं है, महान्यायवादी की पद की नियुक्ति करना, ये कौन सा है, एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव है। और राष्ट्रपति शासन लगाना, राष्ट्रपति शासन लगाना आपातकालीन है, इमरजेंसी पावर है, कौन सी है, इमरजेंसी है, इमरजेंसी पावर है। अगर हम यहाँ पे विधायी शक्ति पूछ रहा है, तो विधायी शक्ति में क्या है, विधायी शक्ति में जो प्रेसिडेंट होता है 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, ये विधायी शक्ति है। जो महान्यायवादी की नियुक्त करना, इसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव है। और और कौन सा, राष्ट्रपति शासन लगाना, ये भी क्या है, ये आपातकालीन शक्तियां हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 2 और 4, 2 और 4 क्या हो, बैठक, संसद की बैठक, ये विधायी काम है ना, बैठक आहूत करना ये विधायी है, और संसद की बैठक आयोजित करना ये विधायी है, और दूसरा 12 सदस्यों की नियुक्ति करना ये विधायी है। 1 और 3 क्या है, विधायी है, लेजिस्लेटिव वर्क है। 2 क्या है, एग्जीक्यूटिव वर्क है, 2 कौन सा है, एग्जीक्यूटिव है। और 4 नंबर क्या है, इमरजेंसी पावर है, इमरजेंसी पावर है। इस वजह से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 4। Number 30. The salary, allowance, and pension of High Court judges charged respectively upon only on the Consolidated Fund of India. Consolidated Fund of India means Union. Second, only on the Consolidated Fund of the state. Third one, the Consolidated Fund of the state in the Consolidated Fund of the Union. Fourth number, on the Consolidated Fund of the Union and the Consolidated Fund of the state. हिंदी में भी देख लेते हैं। उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते तथा पेंशन क्रमशः किस पर होती है, वेतन भत्ते और पेंशन दो चीज है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते होते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारी होते हैं। वेतन भत्ते किसमें होते हैं, राज्य की संचित निधि में, राज्य कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राज्य पे होते हैं वेतन भत्ते। और पेंशन किस पे भारित होती है, जबकि जो पेंशन होती है वह संचित केंद्र की, संघ की संचित में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, केंद्र की या संघ की संचित निधि पर भारी होता है। तो ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, उसके वेतन भत्ते कौन देगा, राज्य की संचित निधि पे भारित होगा। और पेंशन किस में होगा, ये संघ की संचित निधि पे भारी होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, राज्य की संचित निधि और संघ की संचित निधि, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में कौन सा नहीं आता है। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डिस्प्यूट, डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट, डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन टेरिटरी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट। कौन सा सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता, हमको ध्यान रखना है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सबसे पहले जब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात आती है तो मेंशन कहाँ है, तो ये आर्टिकल 131, आर्टिकल 131, अनुच्छेद 131 में मेंशन है। और इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता क्या चीज है, एक बार हम ऐसे ही देख लेते हैं। एक तो आता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित डिस्प्यूट। और टू आर मोर स्टेट, दो और अधिक राज्य आपस में अगर विवाद है उनका। और सेंट्रल स्टेट एंड सेंट्रल का विवाद,
सेंट्रल एंड स्टेट का जो डिस्प्यूट होगा वो भी किस में आएगा। यही तीन जो विवाद होते हैं, सेंट्रल स्टेट या कि जो यूनियन टेरिटरी है और सेंटर, इनका जो डिस्प्यूट में आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। अब यहाँ पे हमको देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव, दो राज्यों के मध्य विवाद, केंद्र शासित एवं केंद्र सरकार के विवाद, केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य विवाद में से क्या नहीं आ रहा है। केंद्र शासित एवं केंद्र सरकार के मध्य विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता। केंद्र शासित प्रदेश एवं केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश एवं केंद्र सरकार के मध्य विवाद जो होगा वो किसमें नहीं आएगा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आएगा। केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य के बीच आएगा, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित आएगा, दो राज्यों के मध्य विवाद होगा, ये प्रारंभिक में आता है। केंद्र शासित प्रदेश को यूटी है, यूटी और सेंट्रल गवर्नमेंट, यूटी वर्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये डिस्प्यूट है अगर, तो ये किसका पार्ट नहीं है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अंडर आर्टिकल 131 का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, अंडर विच आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसमें कहा गया है, तो आर्टिकल 129 में। अभिलेख न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय किसमें कहा गया है, तो अनुच्छेद 129 में कहा गया है, ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति होती है। अगर उसकी अवमानना करते हो तो अवमानना अगर हो रही है तो उसके अगेंस्ट आपको क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है, दंड देने की शक्ति होती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में। नंबर 33, द फॉलोइंग एडहॉक जज, एडिशनल जज, एग्जीक्यूटिव जज। और इसमें करना क्या है, कौन सी न्यायाधीश उच्च न्यायालय के नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय में कौन से न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, तो अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश। अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ करती जाती है, उच्च न्यायालय में की जाती है, उच्च न्यायालय में। तो इसमें कौन से, दो तीन, ऑप्शन बी 2-3, किसका, कार्यकारी और अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय में की जाती है। इसका कहाँ पे मेंशन है, तो ये आर्टिकल 127 127 में के तहत इसकी नियुक्ति कौन करता है, दर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। और इनकी नियुक्ति क्यों होती है, ये जो कोर्ट पे वर्डन होता है या कि जो वैकेंसी होती है उससे काम को सुचारू रूप से करने के लिए हम क्या एडिशनल और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, कहाँ, हाई कोर्ट में। Question number 34. By which constitutional amendment the number of seats in the Lok Sabha was 525 to 545? 525 से 545 किस संविधान सभा संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों को 525 से 545, वर्तमान में कितनी हमने देखा 543, क्योंकि दो एंग्लो इंडियन खत्म हो गया, कब से, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। तो वर्तमान में 525 से कितनी हो गई हैं, 543। ये किस अनुच्छेद से किया गया है, तो 31वां संविधान संशोधन, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1972 से क्या कहा गया है कि लोकसभा सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दी जाएगी, ठीक है। और 104 संविधान संशोधन अधिनियम के बाद वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 43 है, वर्तमान में कितनी है, 543 है। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट रिलेटेड टू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखना है, इसमें हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं, टू एंड द इशू ऑफ कोरम, टू इन द इशू ऑफ कोरम, हाँ ये 42nd अमेंडमेंट से संबंधित है। टू मेक अ टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड असेंबली 6 ईयर, हाँ 5 से 6 ईयर कर दिया गया था। टू एक्सक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी, वेरी गुड, ये भी है। सब्सटेंटिंग द वर्ड्स आर्म्ड रिबेलियन इन द प्लेस ऑफ वर्ड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये नहीं है। आर्म रेबेलियन के जगह पे इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह में आर्म रेबेलियन में देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है। तो 42वां संविधान संशोधन, तो ये भी डेट भी यहाँ पे देख लिए, कब आया, 1976 में आया। तो गणपूर्त के विषय को समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया, 6 वर्ष करना ये कर दिया गया। और संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। संवैधानिक जो संशोधन था, जुडिशियल रिव्यू था, वो न्यायिक जांच से बाहर करना, न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया था। और आंतरिक अशांति के शब्द के स्थान पर सतत विद्रोह, ये किस में आता है, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में है। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये है, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशक्त विद्रोह, किसमें, 44 में आया है। सही जवाब ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू संविधान संशोधन 1991 कब हुआ था, 1991 में हुआ था। 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ, 1991 में हुआ। इसके तहत क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को क्या बनाया गया, राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। नंबर 37, अंडर विच अमेंडमेंट इट वाज मेड मैंडेटरी टू द प्रेसिडेंट टू अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। देखते हैं किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दिया जाना बाध्य कर दिया गया है।
बाध्य किसमें कर दिया गया? 24वें संविधान संशोधन में ये बाध्य कर दिया गया था। 24वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दिया जाना बाध्य कर दिया गया था। संवैधानिक संशोधन है तो मंजूरी देना बाध्य हो गया किसमें? 24वें संविधान संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 38, हुज अपॉइंटमेंट रिमेन्स ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कौन काम करता है? तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट राज्यपाल भी होते हैं और महान्यायवादी भी होता है। राज्यपाल और महान्यायवादी ये क्या है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद। नंबर 39, हाउ मेनी मेंबर कैन द गवर्नर नॉमिनेट द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट। लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 1/6 को कर सकता है। 1/6 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को नॉमिनेट कर सकता है, 1/6 को। 1/4 को नहीं कर सकता, 1/3 को, 2/5 नहीं। किसको कर सकता है? 1/6 सदस्यों को। राज्यपाल मनोनीत करता है, 1/6 सदस्यों को करता है। और ये सदस्य किसमें होते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज पेपर, समाज सेवा और सहकारिता से होते हैं। 6 सदस्य की। नंबर 40, हाउ मेनी टाइप्स द केसेस कैन बी अपील बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य रूप से 4 प्रकार के मामलों में अपील की जा सकती है। कौन कौन से मामलों में? एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो गया। दूसरा सिविल मैटर हो गया। तीसरा क्रिमिनल केसेस हो गए। इन तीनों केसेस में क्या हम कहा जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डी, न्यायालय में कितने प्रकार के मामलों में अपील की जा सकती है? तो संवैधानिक, आपराधिक और दीवानी, तीनों तरह के मामले में अपील की जा सकती है। चौथा भी है, 3 ये हो गए और एक चौथा क्या है? विशेष अनुमति द्वारा, विशेष अनुमति द्वारा। इसको भी ध्यान रखना, 4 तरीके से समझा सकते हैं। एक चौथा है विशेष अनुमति द्वारा। नंबर 41, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज राइट टू रिट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिट कहाँ पे है? तो रिट है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को गिवन है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को कहाँ पे है? हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में मेंशन है रिट जारी करने की शक्ति। और जो सुप्रीम कोर्ट की रिट होगी उसकी जो टेरिटरी होगी संपूर्ण इंडियन टेरिटरी में होगी, इंडियन टेरिटरी में इसका इंपैक्ट होगा। और हाई कोर्ट की रिट क्या होता है? पार्टिकुलर स्टेट। आप लोकसभा, हु नोटिफाई इलेक्शन ऑफ लोकसभा स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि कौन जारी करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है, और जबकि उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि लोकसभा अध्यक्ष खुद करता है। तो किसके द्वारा जारी की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा जारी की सकती है। और जो उपाध्यक्ष होता है उसका कौन करता है? उसका लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, तय करता है। नंबर 43, हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन कौन है? तो अच्छा हुआ है क्वेश्चन 43 हिंदी में भी देख लेते हैं। कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर रहा है? तो अध्यक्ष पद पर कौन रहे हैं? जस्टिस एएस आनंद भी रहे, जेएस वर्मा भी रहे, रंगनाथ मिश्रा भी रहे। रंगनाथ मिश्रा क्या है? प्रथम अध्यक्ष हैं। आनंद और जेएस वर्मा ये तीनों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जस्टिस एएस आनंद, जेएस वर्मा और रघुनाथ मिश्रा ये सभी किसमें थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, अंडर विच सेक्शन हैज द मध्य प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। मध्य प्रदेश में ह्यूमन राइट कमीशन कब आया? तो इसका गठन 13 सितंबर 1995 कब हुआ? एक बार हम इसको बता देते हैं, इसका गठन कब हुआ? 13 सितंबर 1995 में इसका गठन किया गया। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मनोहर ममतानी है। मनोहर, ह्यूमन राइट कमीशन के मनोहर ममतानी है। क्वेश्चन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिलेटेड टू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन वुमेन से संबंधित नहीं है। स्टडी, ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट रिलेटेड टू वुमेन राइट है। रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन इन द फील्ड ऑफ वुमेन है। महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता देना, जो प्रत्यक्ष रूप से गिवन है ये सही नहीं है। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को देना, हाँ ये क्या कर सकता है? वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को देता है। दूसरा, महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता नहीं दे सकता, ये गलत है। और महिलाओं के क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान करना। नंबर 46, इसमें कमीशंस और ईयर दिए हुए हैं, ध्यान रखना है आपको। सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कब? 1964 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी कब हुआ था? 2010 में।
बताइए आपको। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग, एमपी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कब आया? 2005 में आया है। स्टेट काउंसिल फॉर चिल्ड्रन प्रोटेक्शन कमीशन कब आया है? तो ये 2007 में आया है, 2007 में आया है। हिंदी में भी देख लेते हैं। सतर्कता आयोग, सतर्कता आयोग कब आया? 64 में आया। सतर्कता 64 में आई। हरित 10 में आया। और सूचना कब मिली है? 2005 में सूचना का अधिकार आया, तो मध्य प्रदेश में भी राज्य सूचना आयोग का बनेगा। और राज्य बाल संरक्षण आयोग का कब होगा? 2007 होगा। बाल संरक्षण आयोग 2007 होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, A2 B3 C4 D1, ये सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47, which was only woman to be elected from the central province and Barar region in the constituent assembly, भी देख लेते हैं। संविधान सभा में मध्य प्रांत और बरार क्षेत्र से निर्वाचित होने वाली एकमात्र महिला कौन थी? बरार क्षेत्र से कौन सी एकमात्र महिला थी? तो एकमात्र महिला थी राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर एकमात्र महिला थी। उन्होंने जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें मंत्री परिषद में भी सम्मिलित थी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। अगला प्रश्न 48, इन विच मीटिंग द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड। परमानेंट प्रेसिडेंट कैसे इलेक्टेड हुए थे? तो ये थर्ड टाइम में हुए थे, ध्यान रखना है आपको। एक बार फिर से हिंदी में पढ़ते हैं। संविधान सभा की किस बैठक में स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया? स्थायी अध्यक्ष का चुनाव तीसरी बैठक में किया गया था। तीसरी बैठक में किया गया था। प्रथम बैठक कब हुई थी? ये पूछा हुआ लास्ट ईयर का क्वेश्चन। प्रथम बैठक कब हुई थी ये बताना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। और जिससे अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, किसमें? अध्यक्ष के रूप में। 11 दिसंबर 1946। फिर कब हुई? 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को कौन सी थी? थर्ड सिटिंग थी। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नंबर 49, पेयर इज स्ट्रांगली मैच्ड, कमेटी और चेयरमैन है, इनको देखना है। हिंदी में भी देख लेते हैं। अल्पसंख्यक उपसमिति एच सी मुखर्जी थे। प्रक्रिया नियम समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति के डॉक्टर अंबेडकर थे। और मौलिक अधिकार की जो उप समिति बनी हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थी। उप समिति के, ध्यान रखना है, उप समिति के कौन थे? जेबी कृपलानी थे। उप समिति के जेबी कृपलानी थे, पाल स्वामी नहीं थे। तो इस वजह से ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय रियासतों के एकीकरण हेतु सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग बनाया गया। रियासती विभाग कब बनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में बनाया गया था। किसके द्वारा? वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में सियासत विभाग का निर्माण कब किया गया था? जुलाई 1947 में किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसमें सचिव बीपी मेनन का सहयोग प्राप्त था। कब हुआ? जुलाई 1947 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 51, मैच करेक्टली वुमेन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमको मैच करना है। फर्स्ट वन इज द एनी मैक्सक्रीन इलेक्टेड फ्रॉम Travancore, and second one is Hansa Mehta elected from Bombay. Third one is a Leela Ray elected from West Bengal, and fourth one is a Suchita Kriplani from United Province. इस तरह से इसको मैच करते हैं। हिंदी में भी देख लेते हैं। संविधान सभा की महिला सदस्य और निर्वाचन क्षेत्र को मैच करना है। पहले एनी मैक्सक्रीन इलेक्टेड हुई थी कहां से? त्रावणकोर से। हंसा मेहता फ्रॉम बॉम्बे। लीला रे कहां से इलेक्टेड हुई थी? तो पश्चिम बंगाल। एंड फोर्थ वन इज सुचिता कृपलानी फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंस। इसका हम करेक्ट ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A2 B3 C4 D1, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। एनी मैक्सक्रीन कहां सिलेक्ट हुई थी? त्रावणकोर से। हंसा मेहता कहां से? बॉम्बे से। लीला रे पश्चिम बंगाल से। एंड सुचिता कृपलानी फ्रॉम संयुक्त। क्वेश्चन नंबर 52, मध्य प्रदेश वाज फॉर्म्ड ऑन November 1st 1956 excluding which area are mentioned in the section 81C of the State Reorganization Act 1956। हिंदी में देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 81C गा में उल्लिखित किस क्षेत्र को छोड़कर, प्रश्न में क्या पूछ रहा, किस क्षेत्र को छोड़कर मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था? तो पहली चीज मध्य प्रदेश का, इस क्वेश्चन से हमको क्या समझना है? मध्य प्रदेश का गठन किससे हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 से हुआ था। और कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अब इस प्रश्न में पूछा गया किस चीज को छोड़कर मध्य प्रदेश का गठन हुआ है? तो मध्य प्रदेश का गठन विंध्य प्रदेश, भोपाल और मध्य भारत को मिला के किया गया था। और सिरोज क्या था? सिरोज को बाद में मध्य प्रदेश में मिलाया गया था, पहले मध्य प्रदेश में नहीं था। तो सही जवाब इस प्रश्न के लिए हो जाएगा ऑप्शन ए सिरोज को मध्य प्रदेश में बाद में मिलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, विच कमीशन रिकॉग्नाइज्ड मध्य प्रदेश ऑन November 1st 1956। हिंदी में देखते हैं। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किस आयोग
किस आयोग की है? तो किसके रिकमेंडेशन पे मध्य प्रदेश का गठन हुआ है? तो हमने पहले भी देखा था कि मध्य प्रदेश का जो गठन है वो राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पे हुआ था। किसकी अनुशंसा पे? राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पे हुआ था। अब हम यहीं पे राज्य पुनर्गठन आयोग को भी देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया था? तो ये 29 दिसंबर 1953 को गठित किया गया था। और इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन कब दिया था? तो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था 30 सितंबर 1955। 1955 को रिकमेंडेशन दिया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सैयद फजल अली। कौन थे? आप इनको देखना है, सैयद फजल फजल अली थे। और साथ में दो सदस्य थे। ये तो अध्यक्ष हो गए, सदस्य कौन थे? दो सदस्य थे। तो एक सदस्य के एम पनिक्कर थे, के एम पनिक्कर थे, और दूसरे हृदयनाथ कुंजरू थे, हृदयनाथ कुंजरू थे। ध्यान रखना है आपको। तो प्रश्न में पूछा गया था 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किस आयोग की अनुशंसा पर है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग पे है। क्वेश्चन नंबर 54, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन एक्टिंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के एक्टिंग गवर्नर कौन से रह चुके? तो जस्टिस एनडी ओझा, पीवी दीक्षित, ओपी कोहली, जस्टिस जीपी सिंह। तो ये सभी मध्य प्रदेश के क्या रह चुके हैं? एक्टिंग गवर्नर रह चुके हैं। हम एक बार फिर से देखते हैं हिंदी में। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। तो ऑप्शन है न्यायमूर्ति एनडी ओझा, न्यायमूर्ति वीपी दीक्षित, ओपी कोहली, न्यायमूर्ति जीपी सिंह। तो ये सभी मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। इनका हम समय भी देख लेते हैं। ये कब थे? 1987 में थे। एनडी ओझा कब थे? 1987 में थे। और पीवी दीक्षित कब थे? 1996 में थे, 1966 में थे। और ओपी कोहली कब थे? 2000, ये दो बार थे, एक बार 16/5 2016, 16/5 2016 से 2018 तक थे, 2018 तक थे। और यही मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे, सबसे लंबे समय तक कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। अगर पीरियड में हम देखें कि सबसे जो लॉन्ग ड्यूरेशन किसका था, तो ओपी कोहली का था। और न्यायमूर्ति जीपी सिंह कब थे? तो न्यायमूर्ति जीपी सिंह 1981 में थे, 1981। और इनका 2 टर्म था और एक 1983 में थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अब तक जो टोटल कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं, अब तक कितने टोटल कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं? तो 6 लोग रह चुके हैं, जिसमें से 4 लोगों का मेंशन तो ऑप्शन में भी है, एनडी ओझा, पीवी दीक्षित, वीपी दीक्षित, ओपी कोहली और न्यायमूर्ति जीपी सिंह। और 2 जो रिमेनिंग है उनको भी हम देख लेते हैं। वो कौन है? कृष्ण मोहन सेठ, कृष्ण मोहन सेठ, और दूसरे श्रीमती आनंदीबेन पटेल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ये अब तक के जो कार्यवाहक राज्यपाल थे टोटल 6 थे। ये पहले एक क्रम से हम देखते हैं, एनडी ओझा, वीपी दीक्षित, ओपी कोहली, जीपी सिंह, कृष्ण मोहन सेठ, आनंदीबेन पटेल। अगर हम ये देखते हैं सबसे लंबे समय तक कौन थे? तो ओपी कोहली सबसे लंबे समय तक थे, ओपी कोहली सबसे लंबे समय से तक थे। और जब हम सबसे लंबा देख रहे हैं तो सबसे जो न्यूनतम कार्यकाल किनका रहा है? तो वीपी दीक्षित का रहा है। वीपी दीक्षित का सबसे कम समय के लिए थे। न्यायमूर्ति वीपी दीक्षित का एक ऐसे राज्यपाल हैं, कार्यवाहक राज्यपाल हैं, जो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। ये कौन? वीपी दीक्षित क्या रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश भी मध्य प्रदेश के रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और साथ में ये क्या रहे हैं? लोकायुक्त भी रहे हैं, लोकायुक्त भी रहे हैं। और लोकायुक्त और कौन थे? 2 लोग ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल हुए हैं जो लोकायुक्त भी रहे हैं। और कौन है? तो एक जीपी सिंह है, जीपी सिंह भी क्या रह चुके हैं? लोकायुक्त रह चुके हैं। इस तरह से हमने देखा कि प्रश्न में पूछा गया था कार्यवाहक राज्यपाल, तो कार्यवाहक राज्यपाल इनमें से सभी लोग थे। और इसके अलावा अब तक टोटल 6 लोग थे, उनका भी हमने जिक्र कर दिया है। 4 तो ऑप्शन थे, दूसरे 5वें नंबर पर कृष्ण मोहन सेठ और 6ठे नंबर पे आनंदीबेन पटेल थी। और अगर हम ऐसे देखते हैं तो ओपी कोहली का कार्यकाल सबसे लंबे समय तक था और वीपी दीक्षित का कार्यकाल सबसे कम समय तक था। और वीपी दीक्षित के बारे में और क्या था कि मध्य प्रदेश के लोकायुक्त भी रहे हैं, कार्यवाहक राज्यपाल के साथ साथ एक्टिंग गवर्नर के साथ ही क्या रह चुके हैं? मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और जीपी सिंह को भी देखते हैं कि जीपी सिंह भी लोकायुक्त रह चुके हैं। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी उपयुक्त
सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, हु वाज द चीफ मिनिस्टर व्हेन प्रेसिडेंट रूल वाज डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल जब पहली बार राष्ट्रपति शासन घोषित हुआ उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? जो पहली बार घोषित हुआ उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? श्यामा चरण शुक्ल थे। श्यामा चरण शुक्ल थे। और पहली बार कब घोषित हुआ था, उसकी कब हुआ था? तो 1977 में हुआ था। 1977 में पहली बार राष्ट्रपति शासन घोषित हुआ, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल थे। और उसी समय हम ये देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री तो श्यामा चरण शुक्ल थे और राज्यपाल कौन थे, गवर्नर कौन थे? तो राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा थे। सत्यनारायण सिन्हा थे, ये राज्यपाल थे। ठीक है। और ये भी देखते हैं कि अब तक मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? तो अब तक राष्ट्रपति शासन 3 बार लग चुका है, 3 बार। तो पहली बार तो प्रश्न में हमने देख लिया कौन थे मुख्यमंत्री, श्यामा चरण शुक्ला थे। श्यामा चरण शुक्ला थे, 1977 में लगा था और सत्यनारायण सिन्हा उस समय गवर्नर थे। दूसरी बार कब लगा? तो दूसरी बार लगा 1980 में लगा। कब लगा? 1980 में लगा। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो सुंदर लाल पटवा उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और उस समय राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल उस समय सीएम पुनाचा थे। सीएम पुनाचा राज्यपाल थे। और तीसरी बार कब लगा? तो तीसरी बार 1992 में लगा। 1992 में लगा। उस समय भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदर लाल पटवा थे और उस समय राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल महमूद अली थे। महमूद अली थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं अब तक मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगता है। पहली बार 1977 में जब मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल थे और गवर्नर सत्यनारायण सिन्हा थे। दूसरी बार जब मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा थे, कब? 1980 में, और उस समय राज्यपाल सीएम पुनाचा थे। और तीसरी बार 1992 में लगता है, उस समय भी मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा थे और राज्यपाल महमूद अली थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, under which article governor has power to reserve the bill for the consideration of the president? प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए गवर्नर रिजर्व कर देता है बिल, अंडर विच आर्टिकल? यही प्रश्न है, हिंदी में भी देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? किस अनुच्छेद? उस अनुच्छेद को पूछा जा रहा है जिसके तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेते हैं। तो ये आर्टिकल 201 के तहत, 201 के तहत विधेयक पर सहमति, राज्यपाल द्वारा विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना। तो ये किसमें है? 200 में है। 200 में दो आर्टिकल 200 में क्या कहता है? जो विधेयक है उसको स्वीकृति प्रदान करना आर्टिकल 200 में है। और 201 में क्या है कि वो राष्ट्रपति के विचारार्थ रख देना। और भी यहाँ पे देख लेते हैं 213। 213 किससे संबंधित है? ये राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 213 में। और 217 में क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना। तो किसके 217 किससे संबंधित है? हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट में राष्ट्रपति के द्वारा सलाह लेना। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि अंडर विच आर्टिकल राज्यपाल क्या कर लेता है? विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर लेता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आर्टिकल 201। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, Who was the first leader of opposition of मध्य प्रदेश असेंबली? मध्य प्रदेश असेंबली के पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो पहला नेता प्रतिपक्ष श्री विश्वनाथ यादव राव तामशकर। ऑप्शन ए, श्री विश्वनाथ यादव राव तामशकर। हिंदी में भी देख लेते हैं। विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष, प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? प्रथम नेता प्रतिपक्ष श्री विश्वनाथ यादव राव तामशकर थे। और ये प्रथम विधानसभा कब की थी? 1956, 1956। पहले ये प्रथम जो विधानसभा थी 1956, इसको भी ध्यान रखना है। और इस पार्टी से थे तो ये प्रजा समाजवादी दल के अध्यक्ष और कांग्रेस दल के सक्रिय सदस्य भी रहे। क्वेश्चन नंबर 58, व्हेन वाज द फर्स्ट वुमेन लीडर ऑफ अपोजिशन श्रीमती जमुना देवी अपॉइंटेड एज लीडर ऑफ अपोजिशन इन द मध्य प्रदेश असेंबली? यहाँ पे इस प्रश्न से हमको ये भी जान लेना है कि मध्य प्रदेश के प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष कौन रही? श्रीमती जमुना देवी थी। और प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इनको कब नियुक्त किया गया था? नेता प्रतिपक्ष, महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी? श्रीमती जमुना देवी। हमने देखा तो प्रथम तो देखा था, किसको देखा था? विश्वनाथ यादव राव तामशकर थे ये पहले। पर पहले अगर महिला नेता प्रतिपक्ष पूछा जाए तो कौन थी? जमुना देवी थी। और 21 विधानसभा में थी? तो ये 12वीं विधानसभा में थी, 12वीं विधानसभा में थी। और ये मध्य प्रदेश के पहली महिला नेता प्रतिपक्ष हैं। इनका अपॉइंटमेंट कब किया गया था? 2003 में किया गया था। 2003, 16 दिसंबर, यहाँ ऑप्शन में 16 दिसंबर 2003 को इनका अपॉइंटमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, हु इज ऑथोराइज्ड टू एडवाइज द मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इन लीगल मैटर्स? मध्य प्रदेश के राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन होते हैं? मध्य प्रदेश के मुख्य अधिवक्ता होंगे, मुख्य अधिवक्ता या महाधिवक्ता। जो महाधिवक्ता होता है वही क्या होता है? कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह देता है। इसका क्या संविधान में इसका वर्णन है? हाँ, तो इसका वर्णन है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 165 में है। 165 में है। महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल,
की नियुक्ति का प्रावधान है। ये विधिक सलाहकार होता है राज्य सरकार का, वह राज्य सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है, ध्यान रखना है। तो हु एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट इन लीगल मैटर्स? एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश, एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश। ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, व्हेन वाज द प्रेसिडेंट रूल फर्स्ट इम्पोज्ड इन द मध्य प्रदेश? हमने अभी इसको पहले ही देखा कि मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल कब पहली बार इम्पोज्ड हुआ था। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगा था वर्ष 1977 में, पहली बार 1977 में लगा था। दूसरी बार कब लगा था? तो दूसरी बार 1980 में लगा था, ये सेकेंड टाइम है। और थर्ड टाइम कब लगा था? 1992 में लगा था, थर्ड टाइम 1992 में लगा था। तो प्रश्न में पूछा गया था सर्वप्रथम कब लगाया गया था, तो वर्ष 1977 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और इससे पहले हमने देखा था उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्यामाचरण शुक्ल थे। और उस समय राज्यपाल कौन थे? तो सत्यनारायण सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 61 यहीं पे देख लेते हैं। लोकहित मुकदमा किससे संबंध किया जा सकता है? किससे लोकहित मुकदमा का संबंध है? न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायिक हस्तक्षेप, न्यायिक पवित्रता। इंग्लिश में देखते हैं, व्हाट कैन बी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL बी रिलेटेड टू? तो PIL का रिलेशन किससे है? तो जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड है। किससे है? जुडिशियल एक्टिविज्म से है। इसका संबंध किससे होता है? लोकहित के तहत पीड़ित व्यक्ति के बदले अन्य व्यक्ति या संगठन व्यक्ति की तरफ से उपचार की मांग करता है। PIL क्या है कि जैसे पीड़ित के तरफ से कोई अन्य व्यक्ति हम उसके तरफ से उपचार की मांग कर सकते हैं। तो ये क्या जुडिशियल एक्टिविज्म को रिफ्लेक्ट करता है। इंग्लिश में देखते हैं तो जुडिशियल एक्टिविज्म और हिंदी में न्यायिक सक्रियतावाद। क्वेश्चन नंबर 62, विच कैन बी फॉलोइंग अथॉरिटीज कैन नॉट ऑर्गेनाइज लोक अदालत? लोक अदालत कौन ऑर्गेनाइज नहीं करता? तो पंचायत कमेटी, तालुका लीगल सर्विस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। हिंदी में देखते हैं कौन सी सत्ता लोक अदालतों का आयोजन नहीं कर सकती? तो लोक अदालतों का आयोजन कौन नहीं कर सकती? पंचायत समितियां नहीं कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 63, राज्यपाल के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए, यह अनुशंसा की गई थी। राज्यपाल के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत की अनुशंसा किसमें की गई थी? तो ये प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा किया गया था। किसमें किया गया था? प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा किया गया था। और ये कौन से? ये जो सेकंड ARC थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, उसमें ये रिकमेंड किया गया था कि राज्यपाल के लिए क्या हो? मार्गदर्शक सिद्धांत हो। इंग्लिश में देखते हैं, It has been recommended that guiding principle should be let down to the governor. गवर्नर के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल लेट डाउन होने चाहिए। किस कमेटी में? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी के रिकमेंडेशन में। क्वेश्चन नंबर 64, हु अमंग द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट कंटिजेंसी फंड? स्टेट कंटिजेंसी फंड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हिंदी में देखते हैं, राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी कौन है? तो राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना का उत्तरदायी राज्य विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन है? किसी राज्य का जो विधानमंडल होता है वह उत्तरदायी होता है राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए। और इसका मेंशन कहाँ है? इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, अंडर आर्टिकल 2672 में है। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए किसी राज्य का विधानमंडल उत्तरदायी है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टेन्योर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली वाज इंक्रीज टू 6 ईयर? लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत? तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 5 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष से क्या किया गया था? 6 वर्ष किया गया था। फिर इसको रिस्टोर कर दिया गया था किससे? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। फिर इसको 6 वर्ष से 5 वर्ष कर लिया गया था, जो अब तक चल रहा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 42 में। क्वेश्चन नंबर 66, अंडर विच आर्टिकल इज द प्रोविजन प्रिविलेज ऑफ मिनिस्टर इन रिलेशन टू हाउस डिस्क्राइब्ड? हिंदी में देखते हैं, सदनों के संबंध में मंत्रियों का विशेषाधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो मंत्रियों का विशेषाधिकार आर्टिकल 177, अनुच्छेद 177 में वर्णित है। इसमें क्या कहा गया है कि 177 के तहत मंत्रियों और के साथ साथ महाधिवक्ताओं के संबंध में विशेष अधिकार का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 67, एग्जीक्यूटिव जज आर अपॉइंटेड बाय? एग्जीक्यूटिव जज अपॉइंटेड बाय कहां अपॉइंट होते हैं? तो ये हाई कोर्ट में। एग्जीक्यूटिव जज कहां पे होते हैं? हाई कोर्ट में अपॉइंट होते हैं। ये कहां पे मेंशन है? आर्टिकल 224 में कहा गया है। किसके लिए? अपर और कार्यकारी, अपर एडहॉक जजेस और एग्जीक्यूटिव जजेस। किसमें मेंशन है? ये तो हाई कोर्ट में मेंशन है। अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 224। हिंदी में देखते हैं, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कहां पे की जाती है? तो उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 68, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट विल नॉट इंक्लूडेड अंडर द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज के एक्सप्रेशन में क्या इंक्लूडेड नहीं है, हिंदी में देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। तो जिला न्यायाधीश के अभिव्यक्ति के अंतर्गत अधिकरण न्यायाधीश सम्मिलित नहीं होता। ध्यान रखना है आपको कि जिला न्यायाधीश के अभिव्यक्ति के अंतर्गत अधिकरण न्यायाधीश जो होता है, ट्रिब्यूनल जज जो होता है, वो उसके एक्सप्रेशन में नहीं आता है, उसके अभिव्यक्ति में नहीं आता है, ध्यान रखना है। और जिला न्यायाधीश के लिए हम संविधान में कहा उल्लेखित है, डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज का उल्लेख हमको मिलता है आर्टिकल 236 ए में हमको उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 69, विच लिस्ट इन एंट्री ऑफ द 7th शेड्यूल, विच लिस्ट इन एंट्री ऑफ द 7th शेड्यूल of the Indian Constitution is related to the election of the Legislative Assembly। Election of Legislative Assembly 7th शेड्यूल की किस लिस्ट के किस एंट्री में है? ठीक है, हिंदी में देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची और एवं प्रविष्ट का संबंध विधानसभा के निर्वाचन से है? तो विधानसभा के निर्वाचन से संबंध किससे है? सूची 1 प्रविष्ट 72 और सूची 2 प्रविष्ट 37, इन दोनों का संबंध किससे है? विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए और सी दोनों। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का 7th शेड्यूल में कहा मेंशन है? तो लिस्ट 5 एंट्री नंबर 72 एंड लिस्ट 3 एंट्री नंबर 37, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डिजिटल हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया की पहली डिजिटल हाई कोर्ट कौन सी है? हिंदी में देखते हैं। भारत का पहला प्रथम डिजिटल हाई कोर्ट, तो भारत का प्रथम डिजिटल हाई कोर्ट कौन से है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भारत का प्रथम डिजिटल हाई कोर्ट है। और ये प्रथम डिजिटल हाई कोर्ट कब बना? 2017-18 में बना। और डिजिटल हाई कोर्ट होने का मतलब क्या होता है कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होगी, उसकी डेट होगी, उसकी जो स्टेटस होगा, वर्तमान स्थिति होगी, साथ में कोर्ट का ऑर्डर होगा, वो सब क्या होगा? ऑनलाइन अवेलेबल होगा, हम ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, वेयर हैज स्टेट जुडिशियल एकेडमी बीन एस्टैब्लिश इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्टेट जुडिशियल एकेडमी कहां एस्टैब्लिश है? हिंदी में देखते हैं अगर, तो राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कहां की गई है? तो राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना जबलपुर में की गई है। कहां की गई है? जबलपुर। तो स्टेट जुडिशियल एकेडमी कहां एस्टैब्लिश है? तो सही जवाब हो जाएगा जबलपुर में एस्टैब्लिश है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 72, हाउ मेनी सीट डज मध्य प्रदेश गेट इन राज्यसभा। मध्य प्रदेश को राज्यसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं? तो राज्यसभा में मध्य प्रदेश को कितनी सीटें प्राप्त हैं? तो 11 सीटें प्राप्त है। ठीक है, 11 सीटें मध्य प्रदेश को राज्यसभा के लिए कितनी सीटें प्राप्त है? 11 सीटें प्राप्त है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं राज्यसभा का उल्लेख कहाँ मिलता है हमको? तो आर्टिकल 80 में मिलता है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख मिलता है। और राज्यसभा में टोटल मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में राज्यसभा की सीट 245 है। और 245 में हम देखते हैं कि 229 किसको रिप्रेजेंट करती है? स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। और 4 किसको रिप्रेजेंट करती हैं? यूटीज को रिप्रेजेंट करती हैं। और 12 जो राज्यसभा में मेंबर होते हैं वो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं। इस तरीके से टोटल राज्यसभा की स्ट्रेंथ वर्तमान में 245 हमको देखने को मिल जाती है। अब मध्य प्रदेश की कितनी स्ट्रेंथ है? मध्य प्रदेश के लिए कितनी सीट है? तो मध्य प्रदेश के लिए 11 सीट देखने को मिलती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। व्हाट वाज द ईयर ऑफ द फर्स्ट मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट। मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट का ईयर क्या है? तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम कब आया था? पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1962 में, पहली बार 1962 में पारित हुआ था। ठीक है, 1962 में लागू किया गया था। और ग्राम पंचायत स्तर पर 1965 में सर्वप्रथम चुनाव करवाए गए थे। अगर चुनाव पूछे लागू कब हुआ? 1962 में। और ग्राम स्तर पे चुनाव सबसे पहले कब हुआ था? तो ग्राम स्तर में जो चुनाव हुआ था वो 1965 में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में किए गए थे। तो इस बात को ध्यान रखना है। और जनपद, अगर ग्राम स्तर में पूछे तो 1965, और जनपद स्तर पे कब चुनाव किया गया? तो 1971 में चुनाव करवाया गया था। इस तरीके से हम प्रश्न में पूछा गया था कि फर्स्ट मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट कब आया? तो ईयर 1962 में आया। Come to the next question 74. How many committees were initially formed in the Gram Sabha under the Madhya Pradesh Panchayati Raj Act 1993? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत कितनी ग्राम समितियों की गठित की जाती है? यहाँ पे पूछा गया है कितनी ग्राम समितियों को गठित की जाती है। तो 8 ग्राम समितियों को गठन का प्रावधान है। 8 ग्राम समितियां, और जिनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। 5 वर्ष, 5 ईयर का कार्यकाल होता है।
ध्यान रखना है। तो 74 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर कन्वीनिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल इन मध्य प्रदेश आफ्टर द जनरल इलेक्शन? म्युनिसिपल काउंसिल के जनरल इलेक्शन के बाद फर्स्ट मीटिंग का क्या प्रोसीजर है, क्या कन्वेंशन है मध्य प्रदेश में? तो हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश में नगर पालिका परिषद की पहली बैठक, नगर परिषद की पहली बैठक बुलाए जाने का प्रावधान कितनी सीमा क्या है? तो ये 15 दिन है, 15 दिन है, 15 दिन निर्धारित सीमा है, इसको हमको ध्यान रखना है। नगर पालिका परिषद की पहली बैठक कितने दिन में बुलाए जाने का चुनाव के बाद निर्धारित समय है? 15 दिन का है, ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 76, हाउ मेनी टीयर्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम रनिंग इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कितने टीयर हैं पंचायती राज सिस्टम के? तो 3 लेयर है, तो 3 टायर स्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कितनी स्तरीय हैं? तो 3 स्तरीय हैं, 3 स्तरीय हैं। और ये 3 स्तरीय का प्रावधान कहां से आया? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993, जो कि 25 जनवरी, कब? 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। इसके तहत 3 स्तर, जनपद, जिला और ग्राम स्तर पर पंचायती राज जो पंचायती राज वर्क कर रहा है, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी ध्यान रखना है हमको। 3 लेयर स्ट्रक्चर है पंचायती राज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन रिक्वायर्ड टू एन अर्बन एरिया टू बिकम एन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनने के लिए अर्बन एरिया में कितनी पॉपुलेशन रिक्वायर्ड होती है? हिंदी में देखें, अगर शहरी क्षेत्र में शहर अपेक्षित न्यूनतम जनसंख्या कितनी होगी? किसके लिए? नगर निगम के लिए। तो शहर क्षेत्र में न्यूनतम जनसंख्या कितनी देखी गई है? तो 1 लाख जनसंख्या होनी चाहिए शहरी क्षेत्र में टू बिकम अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनने के लिए, नगर निगम बनने के लिए 1 लाख की जनसंख्या होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेक्शंस वर देयर इन द मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1962? अब यहाँ पे मध्य प्रदेश में 2 पंचायती राज एक्ट है, एक 1962 का और एक 1993 का। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 1962 को पूछ रहा है तो 1962 के एक्ट में कितनी? 393 क्या है? सेक्शन है, धाराएं हैं, और 21 अध्याय हैं, और 21 अध्याय हैं, ध्यान रखना है। 21 अध्याय और 393 क्या है? सेक्शन है, धाराएं हैं। और इसमें भी 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, ये भी महत्वपूर्ण है पंचायती राज एक्ट 1962 के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं, ये हिंदी में भी देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में 1962 में कुल कितनी धाराएं हैं? 393 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, When was the first amendment of मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1993 मेड? मध्य प्रदेश पंचायती राज जो एक्ट था 1993 का, उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ? पंचायती राज अधिनियम 1993 का प्रथम, क्या पूछा गया है? प्रथम संशोधन कब किया गया? तो प्रथम संशोधन कब किया गया था? प्रथम संशोधन 27 सितंबर 1994 को किया गया था, 27 सितंबर 94। हमने देखा था, अभी हमने बताया था 25 जनवरी 1994 को क्या हुआ था? 73वां संविधान संशोधन मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। और पहला संशोधन कब किया गया? तो 27 सितंबर 1994 को समाप्त किया गया था। और यहाँ पे क्या किया गया? जो संयोजन था, जिसमें संयोजन प्रथा को समाप्त कर ग्राम सभा की मासिक बैठक की अनुशंसाओं को क्या कर दिया गया था? बाध्यकारी कर दिया गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ प्रोविजन हैज बीन मेड रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत ऑफ द मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की पंचायत की ड्यूरेशन का मेंशन किस आर्टिकल में है? तो हमको ध्यान रखना है, आर्टिकल 243E 243A में है। हिंदी में अगर हम देखते हैं तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मध्य प्रदेश पंचायतों की अवधि से संबंधित प्रावधान है? तो अवधि के संबंधित प्रावधान किसमें है? 243E में है, 243E में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, हाउ मेनी सेक्शन इन चैप्टर इन मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1993? अभी हमने देखा था, प्रश्न में पूछा गया था कि 1962 में कितनी धाराएं थी? तो हमने देखा था 1962 के एक्ट में हमने देखा था 21 चैप्टर थे, 21 चैप्टर थे, और 393 क्या थे? सेक्शंस थे, धाराएं थे, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि आप पंचायती राज एक्ट 1993, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखना है कि 1962 के एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि 1993 के एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पंचायती राज एक्ट 1993 के बारे में पूछा जा रहा है। तो 1993 में कितनी धाराएं थी? क्या पूछा गया? कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? तो कुल 132 धाराएं हैं। कितनी? 132 धाराएं हैं और 15 अध्याय हैं, ध्यान रखना है। 1993 में 132 धाराएं हैं और 15 अध्याय हैं। एक बार फिर से हम यहाँ पे देखते हैं, ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ है 25 जनवरी 1994 को लागू हुआ है। फिर हमने यहाँ पे फिर ये भी पूछा गया था कि कब पहला संशोधन हुआ? तो सितंबर 1994 में पहला संशोधन हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें 3 टायर स्ट्रक्चर का प्रावधान है।
तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 81 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 82। व्हेन वाज मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट स्टार्टेड? ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल मध्य प्रदेश में कब चालू हुआ था? मध्य प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल कब चालू हुआ था? तो ये 2012 से प्रारंभ हुआ था। 2000 से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और 2018 से क्या 2018 से क्या प्रारंभ हुआ? एक दिवसीय व्यवस्था। जब हम देखते हैं एक दिवसीय समाधान व्यवस्था कब से हुई? तो 2018 से हुई और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल 2012 से लागू हुआ है, ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। When was the first edition of मध्य प्रदेश गुड गवर्नेंस डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड? मध्य प्रदेश गुड गवर्नेंस इन डेवलपमेंट रिपोर्ट का फर्स्ट एडिशन कब लॉन्च हुआ था? हिंदी में अगर देखें तो मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है? मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट कि पहले संस्करण का विमोचन कब किया गया? तो विमोचन कब किया गया था? तो जो पहला संस्करण था उसका विमोचन 4 अप्रैल 2022 को किया गया था। कब किया गया था? 4 अप्रैल 2022। ये सही जवाब हो जाएगा। और कहां किया गया था? तो 4 अप्रैल 22 को दिल्ली के कहां पे? इंडिया हैबिटाट सेंटर में। इंडिया हैबिटाट सेंटर पे इसका पहले एडिशन का क्या हुआ था? यहाँ पे शुभारंभ हुआ था, विमोचन हुआ था। ठीक है। Come to the next question 84. The Institute of Good Governance and Policy Analysis is located in which districts? गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस कहां पे स्टैब्लिश है? हिंदी में अगर देखें तो सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान कहां स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। और इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण अपडेट क्या है कि 2014 में इसका नाम सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान के स्थान पे क्या बदल के क्या कर दिया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान रख दिया गया। तो इसके आगे अटल बिहारी वाजपेयी लगा दिया गया था। ये भी ध्यान रखना। कब? 2014 में। और इसका सेंटर कहां पे है? भोपाल में है। कब स्थापित हुआ था? 2007 में स्थापित हुआ था। अब हम क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट द एस्पिरेशनल डेवलपमेंट ब्लॉक प्रोग्राम? जिस तरीके से आकांक्षी जिला कार्यक्रम चल रहा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा है, वैसे ही मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है। पहला राज्य पूछा है तो मध्य प्रदेश ऐसे पहला राज्य बना है जो कि आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम। और ये जो आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम है ये कब से प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ है 2018 से। 2018 से प्रारंभ हुआ है, ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम की शुरुआत किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। व्हेन वाज मध्य प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन फॉर्म्ड? मध्य प्रदेश में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कब फॉर्म हुआ था? राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को किया गया था। ध्यान रखना है। कब? 22 अगस्त 2005 को किया गया था। और किसके तहत किया गया था? तो सूचना का अधिकार 2005 जो आरटीआई है, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का कब किया गया? 22 अगस्त 2005, 22 अगस्त 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। अंडर विच एक्ट डिड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन गेट स्टैट्यूटरी स्टेटस? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को स्टैट्यूटरी स्टेटस किस एक्ट से प्राप्त है? अगर हिंदी में देखते हैं तो सीवीसी को संविधिक दर्जा किस अधिनियम से प्राप्त है? तो सीवीसी को संविधिक दर्जा सीवीसी अधिनियम 2003 से प्राप्त है। किससे? सीवीसी अधिनियम 2003 से प्राप्त है। ठीक है। और हमको पता ही है और एमपीपीएससी में पूछा हुआ है कि सीवीसी की स्थापना किसकी अनुशंसा पे की गई थी? तो इसकी संथानम समिति की अनुशंसा पर 1964 में केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना की थी सीवीसी। और वैधानिक दर्जा सीवीसी अधिनियम 2003 से प्राप्त है। अगला प्रश्न 88। अंडर विच एक्ट नेम ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज चेंज्ड टू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन? किस एक्ट से जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था उसका नाम क्या हो गया? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ध्यान रखना है। अगर हिंदी में देखते हैं तो पूछा गया है किस अधिनियम के तहत? किस अधिनियम के तहत जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग था उसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। तो दोस्तों केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम संघीय लोक सेवा आयोग भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। किस एक्ट से? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। अब ये भी जानने वाली बात है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस एक्ट से किया गया? तो ये 1919 के एक्ट से किया गया है। किससे? 1919 के एक्ट से किया गया था। और कब किया गया था? तो 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके पहले प्रथम अध्यक्ष थे सर राजवर्कर इसके पहले अध्यक्ष। तो ध्यान रखना है केंद्रीय लोक सेवा आयोग से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना कब? गवर्नमेंट एक्ट 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमको मैचिंग है, इसको देखना है। तो नीति आयोग का एस्टेब्लिशमेंट 2015 में हुआ। इंफॉर्मेशन कमीशन का
एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 2005 में हुआ। विजिलेंस कमीशन कब आया? 1964 के संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पे। और एनजीटी कब आया? 2010। इस तरीके से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर हिंदी में देखते हैं तो नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया, सूचना आयोग का गठन 2005 में किया गया, सतर्कता आयोग का गठन 1964 में संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे, और एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 में गठित किया गया। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। तो 90 को हम देखते हैं। सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री ऑप्शन। यहाँ पे जो थ्री ऑप्शन है उनमें से एक ऑप्शन डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ऑप्शन में देखते हैं गोपाल चरण शुक्ल चुनाव आयुक्त, अजीत रायजादा चुनाव आयुक्त, पद्म पाणी तिवारी चुनाव आयुक्त। दोस्तों जो पद्म पाणी तिवारी थे वो चुनाव आयुक्त नहीं थे। तो ये क्या थे? चुनाव आयुक्त नहीं थे, तो ये मुख्य सूचना आयुक्त थे। ये क्या थे? मुख्य सूचना सूचना आयुक्त थे, मुख्य सूचना आयुक्त थे। इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे तीन, गोपाल शरण, अजीत रायजादा, आर परशुराम, ये सब क्या थे? चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। बट पद्म पाणी तिवारी ये मुख्य सूचना आयुक्त थे। इस तरीके से ऑप्शन सी क्या है? डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 91। इन विच ईयर डिड चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू द फोर्स? चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट कब फोर्स में आया? तो दोस्तों बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया? 2005 में फोर्स में आया। कब आया? 2005 में इसका गठन किया गया, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? तो जो एनडीसी का स्ट्रक्चर है उसमें कौन शामिल नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं, बट अध्यक्ष वित्त आयोग नहीं शामिल होते हैं। अध्यक्ष वित्त आयोग नहीं शामिल होते। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। Come to the next 93. Who was the status of chairman of the National Commission for Scheduled Caste? National Commission Scheduled Caste का क्या स्टेटस होता है? चेयरमैन मींस राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसका? अनुसूचित जाति आयोग का क्या स्टेटस होता है? तो जो अध्यक्ष होता है उसका स्टेटस क्या होता है? केंद्रीय मंत्री के बराबर होता है। अध्यक्ष का स्टेटस क्या होता है? केंद्रीय मंत्री के बराबर होता है। तो जो उपाध्यक्ष होता है उसका स्टेटस क्या होता है? उसका स्टेटस होता है राज्य मंत्री का दर्जा। जो उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष का स्टेटस क्या होगा? राज्य मंत्री। और अध्यक्ष का स्टेटस क्या होगा? केंद्रीय मंत्री। ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जो चेयरमैन होगा एनसीएससी का, वो एज ए यूनियन मिनिस्टर वर्क करेगा। और जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, उपाध्यक्ष होगा, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का स्टेटस गवर्न करेगा। ध्यान रखना है। Come to the question number 94. To whom does the National Commission for Scheduled Caste submit its annual report? तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ध्यान रखना हिंदी में कि अगर हम देखें, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो अनुसूचित जाति आयोग हो या अनुसूचित जनजाति आयोग हो या पिछड़ा वर्ग आयोग हो, ये सारे अपनी जो अनुशंसा होती है, प्रतिवेदन होता है, रिपोर्ट होता है, वो किसको? राष्ट्रपति को समर्पित करते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ वुमेन कमीशन? वुमेन कमीशन का क्या फंक्शन नहीं है? महिला आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? ध्यान रखना है हमको। तो यहाँ पे हम काम देखते हैं, महिला बंदी गृह का निरीक्षण करना। ठीक है, महिला आयोग का काम है कि जो बंदी गृह है, महिला बंदी गृह, उसका निरीक्षण करें, महिलाओं से संबंधित शिकायतों का निवारण करें। बिल्कुल, जो महिलाओं से संबंधित शिकायत है उसका निवारण करें, महिलाओं के लिए कानून बनाना है। दोस्तों महिला आयोग का काम कानून बनाना नहीं है। महिला आयोग का काम क्या है? कानून में सलाह दे सकती है, पर कानून बनाना इसका कार्य नहीं है। तो यही ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में। क्वेश्चन नंबर 96, विच प्रोविजन इज नॉट देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू मेंटेन द इम्पार्शियलिटी इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? यूपीएससी के लिए क्या नहीं है? निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं है यूपीएससी के निष्पक्षता बनाए रखने के लिए? तो कार्यकाल की सुरक्षा, हाँ, जो यूपीएससी में कार्यकाल की सुरक्षा होती है। नियुक्ति के पश्चात सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वेतन भत्ते पेंशन संचित निधि पर भारित व्यय है। हाँ, वेतन भत्ते जो और पेंशन होता है वो संचित में भारित होता है। और अंतिम पुनर्नियुक्ति के पात्र। दोस्तों यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इस प्रश्न के लिए सही जवाब, क्योंकि यूपीएससी के जो मेंबर या प्रेसिडेंट होते हैं वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। तो ये जवाब सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 97। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ट्वाइस? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के ट्वाइस प्रेसिडेंट कौन रह चुकी हैं? कौन दो बार, यहाँ पे दो बार पूछा गया है, महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। तो गिरिजा व्यास ऐसे हैं जो दो बार राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर रह चुकी हैं। अब वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में रेखा शर्मा जी हैं। रेखा शर्मा वर्तमान में है। गिरिजा व्यास दो बार रह चुकी हैं। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 98।
बोहरा कमेटी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बोहरा कमेटी का संबंध किससे है? तो बोहरा कमेटी का संबंध चुनाव सुधार से है। बोहरा कमेटी कब गठित हुई? तो 1993 में गठित हुई है। इसका संबंध क्या? चुनाव सुधार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड टू द गवर्नमेंट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेचुरी बॉडी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लास? बैकवर्ड क्लास के लिए किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया था? किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ स्टेचुरी बॉडी फॉर बैकवर्ड क्लास। किस मामले में उच्चतम न्यायालय सरकार के पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधिक निकाय के गठन की सिफारिश की थी? तो दोस्तों ये इंदिरा साहनी मामला 1992 में इसकी सिफारिश की थी और इसी में ओबीसी के 27% आरक्षण पर मुहर लग गई। ओबीसी के 27% आरक्षण पर यहीं पे मुहर लग गई थी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, मेंशन द आर्टिकल 320। आर्टिकल 320 में क्या मेंशन है? अनुच्छेद 320 में क्या उल्लेख है? तो लोक सेवा आयोग का क्या है? कार्य के बारे में हमको देखने को मिलता है। लोक सेवा आयोग का कार्य यही उल्लेख है। इस तरीके से दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन किया। मेरे साथ बने रहने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने और दोस्तों और नीडी पर्सन तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।